हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th की सिविक्स का पहला चैप्टर। क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? हम लोग अपनी क्लास 9 के सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या था हमारा पहला चैप्टर? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक, इस बच्चों चैप्टर को हम लोगों ने क्या किया था? स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन की थी कि क्या होती है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। जो लेकिन हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक डेमोक्रेसी देखा था और एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उसे हम लोगों ने देखा था। उसी सीरीज में बच्चों आज हम लोग और एक नया फीचर देखने के लिए आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने जैसा कि पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ओन कह सकते हो कि खुद से बना हुआ। ठीक है, ओन नहीं होना चाहिए, मतलब खुद से उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूं तो मैं प्रेसिडेंट हूं, कहानी खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल फ्रीली बिना बायसनेस के क्या होनी चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए और उस इलेक्शन से हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बन करके आनी चाहिए। ठीक है, और लोगों के पास ऑप्शंस भी होने चाहिए। ठीक बच्चों, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें समझी थी। उसी क्रम में बच्चों आज का जो हमारा फीचर होने वाला है डेमोक्रेसी का, ये हम कब कहेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, यानी उस कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो उस फीचर को ध्यान देने के लिए हम लोग आज दूसरा फीचर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों हमारा जो दूसरा फीचर है आज का वह है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि फ्रीली और फेयरली तरीके से क्या होना चाहिए? इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, फ्रीली और फेयर तरीके से क्या होने चाहिए? इलेक्शंस होने चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो देश है वह कैसा है? डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो बच्चों इसी बात को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में आपको चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, क्या बच्चों? फ्रीली एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन को समझाने के लिए चाइना और मैक्सिको का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इन्हीं एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि क्या चाइना और मैक्सिको में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, और वहाँ पे इलेक्शन अगर कंडक्ट हो रहा है तो भी वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे नहीं है। तो वहाँ पे जो कह सकते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट हो रहा होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ बायसनेस होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम तो होगी। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं किससे? हम शुरुआत करते हैं अपने चाइना से। ठीक है, चाइना का जो एग्जाम्पल सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, उस चाइना के एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। तो इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वेंगो रेनमिन डेविडियो डुही। अब ये एक चाइनीज नाम है, टंग ट्विस्टर टाइप। ठीक है, इसको आप सिंपली क्या बोल सकते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या बोल सकते हैं बच्चों? नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक है, यानी कि हमारे चाइना में बताया जा रहा है कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है और उसी इलेक्शन से क्या बनती है? पार्लियामेंट बनती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जो इलेक्टेड पर्सन आते हैं वो क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। और वह जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक सर, अब आप लोगों को मन में आ रहा है वाह, यहाँ चाइना का एग्जाम्पल तो दिया गया है लेकिन यहाँ 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी तो है। देखते हैं बच्चों है कि नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पे सिंपल सा चाइना के एग्जाम्पल में पहले तो आपको यही बताया गया है कि आपके चाइना में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और उन्हीं इलेक्शन से जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हमारे क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। और चाइना की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस। क्या कहते हैं बच्चों? नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। आगे देखिए, द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और नेशनल पीपल कांग्रेस जो है उनके पास ये पावर होती है कि वो क्या करते हैं? अपनी इस कंट्री का क्या बनाते हैं? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन उनकी कंट्री का प्रेसिडेंट होगा।
ठीक, सिंपल सी बात थी। 5 साल में इलेक्शन होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट बनाते हैं और उसी पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वह चाइना के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। सिंपल साधारण सी बात। आगे क्या है, आगे की बात की जाए तो इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। ऑल ओवर चाइना में यानी पूरे चाइना में जो इलेक्टेड कह सकते हैं आपके मेंबर्स होते हैं वो लगभग कितने हैं, 3000 मेंबर्स होते हैं, यानी 3000 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आपके नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या है, सर बड़ा अच्छा चल रहा है, मतलब चाइना डेमोक्रेटिक है, अभी देखते हैं है कि नहीं है। तो सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और हाँ इन 3000 में कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो आर्मी से इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी आर्मी से रिलेटेड हैं और वो भी क्या है, पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, एक रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके। आगे क्या होता है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आपकी क्या है, चाइना में एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और अगर आपको क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल नहीं लिया है तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आई बात समझ बच्चों। अब एक चीज़ यहाँ समझिए, इसी लाइन को पढ़ने के बाद चाइना की जो डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री होने का जो हमारा यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हो रही थी वो ढह गई। क्यों? क्योंकि सब अच्छा चल रहा था, लेकिन सर ये मज़ेदार बात नहीं लगी कि आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया में जो जिसको क्या बनना है, ठीक है, जिसको वोट करना, जिसको इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है, निर्दलीय लड़ सकता है, पार्टी के साथ लड़ सकता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से अप्रूवल लेने की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चाइना में ज़रूरत पड़ती है। वहाँ की जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उससे आपको लेना पड़ता है अप्रूवल, और यहीं से डेमोक्रेसी की ख़त्म होने की शुरुआत आ गई। आगे देखिए बच्चों, ओनली whose member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied it were allowed to contest election held in 2002 and 2003। अब यहाँ पे देखिए एक बात बताई गई है कि वही बंदा, ठीक है, वही पार्टिसिपेंट, वही पर्सन इलेक्शन लड़ सकता था जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो या उससे अलाइन, ठीक है, यानी उससे जुड़ी हुई 8 छोटी पार्टियों से क्या हो, वह जुड़ा हुआ हो, तभी उसको अप्रूवल मिलता था, तभी वो क्या लड़ सकता था, इलेक्शन लड़ सकता था। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी, उस पर कैटेगरी जो है बनाई गई है कि उसको कम्युनिस्ट पार्टी का क्या होना चाहिए, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना चाहिए, 8 स्मॉलर पार्टीज़ का मेंबर होना चाहिए, तभी वो लड़ सकता था। अगर इसके अलावा वो है, ठीक है, मतलब इससे इनमें से किसी भी चीज़ से वो एफिलेटेड नहीं है तो उसे इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। आई बात प्यारे बच्चों समझ में? तो ये हाई होप यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए तो क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो गवर्नमेंट आज तक चाइना में बनती आई है वो किसके द्वारा बनती आई है, वो बनती आई है केवल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट आज तक बन रही है, जो बनती चली आ रही है, वो कैसी गवर्नमेंट है, वो आपकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे बच्चों, इतनी चीज़ समझने के बाद सिंपल सा यही बताया गया कि चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है, चाइना की जो पार्लियामेंट है उसे क्या बोला जाता है, नेशनल पीपल कांग्रेस बोला जाता है। लगभग 3000 पीपल इलेक्ट होकर आते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट आर्मी के मेंबर्स का भी होता है। लेकिन अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वही पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो या उससे अलाइंड 8 पार्टी स्मॉल पार्टीज़ का मेंबर हो, तभी वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। और अभी तक क्या बनता चला आ रहा है, अभी तक केवल कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स ही क्या बनाते चले आ रहे हैं, गवर्नमेंट बनाते चले आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे खुद सोचिए, कोई पार्टी लगातार इतने वर्षों तक कैसे रह सकती है सत्ता में, ठीक है, पावर में? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने काम अच्छा किया है, लोग आपके काम से खुश हैं, तो वह आपको क्या कर सकते हैं, तब वह आपको
चुन सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। जैसे आप देखोगे तो आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी जो थी बच्चों, वो बहुत लंबे समय तक क्या थी, सत्ता में थी। उसके बाद अभी आप देख रहे हो बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता में आ रही है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हाँ, आपके काम को जब लोग पसंद कर रहे हैं तो हाँ, आपको चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अप्रूवल लेना पड़ेगा। 8 अलाइंड पार्टीज, जो 8 अलाइंड स्मॉलेस्ट पार्टीज हैं, उनसे आपको एफिलिएटेड होना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का हनन है, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम कर रहा है। और वहाँ पे केवल एक ही पार्टी पावर में रहती है हमेशा, यानी यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम आप एक तरीके से देख सकते हो, यानी कि चाइना के लोगों के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चाइना के लोगों के पास कोई अदर ऑप्शन है क्या, नहीं। फिलहाल इन सब बातों को बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ पे चाइना की कंडीशन देख ली कि चाइना की क्या कंडीशन है। अब हम लोग मैक्सिको की कंडीशन में आते हैं कि मैक्सिको में क्या सिचुएशन चल रही है डेमोक्रेसी को लेकर के, क्या वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्टो कंपटीशन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बताती है कि सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, लगभग 1930 से के बाद, यानी अपनी आज़ादी के बाद 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैक्सिको आज़ाद हुआ था 1930 में, और उसके बाद से मैक्सिको क्या कर रहा है, मैक्सिको लगातार हर 6 साल में इलेक्शन क्या करता है, कंडक्ट कराता है। हर 6 साल में वो क्या कराता है प्यारे बच्चों, इलेक्शन कंडक्ट कराता है। किसके लिए, अपने प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए। किसको चूज करने के लिए प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। और ये जो आपकी कंट्री है ना, तो किसी मिलिट्री के अंडर में है और ना ही वहाँ पे कोई डिक्टेटर रूल है, यानी वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रूल होता है। क्लियर बच्चों, आगे देखते हैं। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाई अ पार्टी कॉल्ड PRI। और अभी बताया जा रहा है कि जब से 1930 के बाद से, जब से मैक्सिको आज़ाद हुआ है, तब से लेकर के अभी तक मैक्सिको में जो पार्टी जीतती आई है वह केवल एक ही पार्टी है, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहते हैं। कौन है बच्चों, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, PRI। ये जो आपकी पार्टी है, यही लगभग अभी तक 2000 इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं और इन 2000 इलेक्शंस में वही हर बार जीतती आई है। बाप रे, कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। हाँ, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि मैक्सिको में अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ही क्या आती है, जीतती आ रही है। और जो बची, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो जीतने का बिल्कुल प्रयास करती हैं, लेकिन वह जीत नहीं पाती हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि अभी तक 1930 से लेकर आज 2022 की बात की जाए तो अभी तक लगातार एक ही पार्टी का बना रहना थोड़ा सा अटपटा फील होता है। फिलहाल आगे देखते हैं, अभी हमको पता चलेगा कि क्या कहानी है मैक्सिको की। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते ही आपको दिखेगा कि द PRI was known to use many dirty trick to win elections। अब यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल फेयर तरीके से नहीं होते हैं। यहाँ पे जो PRI पार्टी यानी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है वह डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है, हर वह हथकंडा आजमाती है जिससे वो क्या हो जाए, जीत जाए। जैसे ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया हुआ है, जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है उन्हें उनकी पार्टी मीटिंग क्या करनी पड़ती है, ज्वाइन करनी पड़ती है। वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसके लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते बल्कि आपके रेवोल्यूशनरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो अब देखोगे कि पकड़ किसकी ज़्यादा मजबूत हो रही है, पकड़ मजबूत हो रही है हमारे रेवोल्यूशनरी पार्टी की। आगे क्या है प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो फोर्स करते थे किसको, पेरेंट्स को, कि आप किसको वोट करो, आप इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी को ही वोट करो। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से
इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी फेयर तरीके से वो इलेक्शंस नहीं जीत रही है, बल्कि वो अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जीतने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी। आगे देखें तो मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेक्ट टू क्रिटिसाइज देम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जो मीडिया भी है वो भी क्या कर रही थी, चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। यानी जो आप देखोगे कि जो भी आपकी अपोजिशन पार्टीज थी, जो भी वो चीज़ें कर रही थी, उनको ये क्या कर देते थे, इग्नोर कर देती थी। कौन? मीडिया। क्योंकि मीडिया भी किसके लिए काम कर रही थी, आपकी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के लिए काम करने में जुटी हुई थी। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात की जाए तो आगे क्या है, समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। अब यहाँ क्या है बच्चों, इतनी ज़्यादा वहाँ पे आप देखोगे करप्शन देखने को मिलेगा कि क्या होता था, लास्ट 1 मिनट पे पोलिंग बूथ चेंज हो जाते थे। ठीक है, क्या हो जाते थे, पूरे के पूरे पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिया जाता था, और पोलिंग बूथ जैसे ही चेंज होता था वैसे ही कहानी ख़त्म। ठीक है, अब सारा का सारा क्या हो जाता था, सारा का सारा जो सिस्टम था वो किसके हाथ में चला जाता था, PRI के हाथ में। अब PRI उसे अपने हिसाब से यूज़ करके इलेक्शन जीत जाती थी। तो यहाँ पे आपने ये देखा, द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन दी कैंपेनिंग फॉर इट्स कैंडिडेट्स। और जो इसके कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए लार्ज कैंपिंग वगैरह कौन करती थी, बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी आपकी PRI। तो आप यहाँ देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे जो चाइना से भी बुरा हाल है, कम से कम वहाँ तो एक ही पार्टी सिस्टम है। चलिए, यहाँ पे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मल्टी पार्टी सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी एक पार्टी है वो अपने हाथ में पूरी की पूरी पावर कंसंट्रेट करके बैठी हुई है, कंट्रोल करके बैठी हुई है, और वह हर वह तरीका इस्तेमाल करती है जिससे वो क्या हो जाए, कभी हारे ना और जीतती रहे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कैसे दोनों के एग्जाम्पल है कि चाइना और मैक्सिको कि यहाँ पे फ्रीली एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो आपको मैंने कहानी बता दी। अब आप अपने लेवल पर सोचिए कि क्या यहाँ पर डेमोक्रेसी है कि नहीं है। खुद सोचिए बच्चों, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो आप एक कंक्लूजन निकाल पा रहे हो ना, नहीं सर यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी को फ्रीली वोट करने का राइट है, ठीक है, ना ही किसी को इलेक्शन लड़ने का राइट मिल रहा है चाइना में। और मैक्सिको में देखा जाए तो वोटिंग का राइट भी बहुत अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से वोट नहीं कर पा रहे हैं, दबाव में वोट करना पड़ रहा है लोगों को। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही देशों में हमें डेमोक्रेसी की एक जो झलक है वह देखने को नहीं मिली। तो आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या बताता है। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबाउट एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्शन दियर रूलर्स। ठीक है, कि जो कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी सारी चीज़ें एग्जांपल्स पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है, उसमें हम लोगों ने देखा कि केवल इलेक्शन कंडक्ट कर देना और इलेक्टेड रूलर का आ जाना डेमोक्रेसी नहीं कहलाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि क्या केवल इलेक्शन कंडक्ट करा करके रूलर का आ जाना ही क्या है, फ्रीली एंड फेयर इलेक्शन है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। आपका जो इलेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल फ्रीली और फेयर होना चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ पे किसी भी पर्सन पर ये दबाव नहीं डालना चाहिए कि आपको इन्हीं को वोट करना है। जैसे मैं कह दूँ कि आपको केवल कांग्रेस पार्टी को वोट करना है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आप किसी को अपने मर्जी से वोट डालने के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि एक जगह तो वोट के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, दूसरी जगह अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं पर भी हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली, क्योंकि इलेक्शन सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहे थे। काफ़ी करप्शन वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। आगे क्या है, रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन जस्ट एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंड ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। कि यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं उन सभी एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हमारे अंदर ये समझ में आई कि केवल इलेक्शन होल्ड करना यानी इलेक्शन कंडक्ट कराना ही डेमोक्रेसी नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर आ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। ये इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक ऐसा ऑफर है जिसमें आप अपने
अल्टरनेट को यूज़ करते हो, अपने अल्टरनेट को चूज़ करते हो, यानी एक गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही तो हम दूसरी गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारा पुराना वाला अच्छा काम नहीं कर रहा था तो हम नए रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे। हमारे पास एक अल्टरनेट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे डेमोक्रेसी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्शन केवल होल्ड कराना, इलेक्शन केवल कंडक्ट कराना ही डेमोक्रेसी नहीं होती है, बल्कि हमारे पास अल्टरनेट होनी चाहिए कि हम किसी अगले पर्सन को भी चूज़ कर सकें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या बताया जा रहा है, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एक्साइटिंग रूलर इफ दे विश सो। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलेक्शन में ये होना चाहिए कि अब जब चाहे वह जो पीपल है, यानी जो आपका कॉमन पीपल है, वह कॉमन पीपल क्या करे अपने हिसाब से, जैसे उसने कह सकते हो कि गवर्नमेंट बनाई है तो उसी तरीके से वो गवर्नमेंट को हटा भी सके। यानी जो उसने गवर्नमेंट बनाई है तो अगले 5 साल के बाद उस गवर्नमेंट को वो हटा भी सके, ये पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर चिपक के बैठ गया तो चिपक के वही बैठा रहे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने आज का जो हमारा टॉपिक था उसका जो सबसे मेन बात पढ़ी वो क्या है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर हुज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कि डेमोक्रेसी क्या होती है, मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जिसमें जो करेंटली पार्टी पावर में है उसका हारने का भी चांस हो, उसके हटने का भी चांस हो। ठीक है, जैसे इस समय आपके इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कभी अब हारेगी ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, हार नहीं रही है अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हारेगी। ठीक है भाई, उसके काम को लोग नहीं पसंद करेंगे तो बिल्कुल हारेगी। कांग्रेस के काम को लोग पसंद करेंगे तो कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस बनेगी पावर में। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस रहते हैं कि हम लूज कर सकते हैं, मतलब कर सकते हो हरा भी सकते हैं, जिता भी सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको डेमोक्रेसी इंडिया में देखने को मिलेगी। लेकिन चाइना और मैक्सिको के केस में हमें ये बिल्कुल नहीं देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, और जो करंट में पार्टी पावर में है उसके हारने का भी कोई चांस नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। ठीक है, तो जहाँ पे हारने का चांस हो वहीं पे, और वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा हो, तभी हम कहेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने अपना डेमोक्रेसी का जो एक नया फीचर था उसे कर लिया है कंप्लीट। तो आई होप बच्चों आपको यह जो स्टोरी पार्ट था, इस स्टोरी के थ्रू आपको ये जो बताया गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल, ठीक है, आपका जो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन था, ये आपको अच्छे समझ में आ गया, या जो फीचर था आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए फीचर्स के साथ। तो बच्चों आई होप आपको जो मैंने आज पढ़ाया वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।